साल। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, बीजेपी की छत्तीसगढ़ में एक और लिस्ट जारी हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बची हुई 4 सीटें थी जिस पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। बेमेतरा, बेलतरा, अंबिकापुर और कसडोल को लेकर के बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन अब इन 4 नामों का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, बेलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम खबर पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। वहीं अगर बात की जाए बेमेतरा की, तो बेमेतरा में इस बार दीपेश साहू दम भरते नजर आएंगे बीजेपी की तरफ से। तो 4 सीटों का ऐलान हो गया है। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल होंगी, यानी कि ये अंबिका सिंहदेव के साथ इस बार चुनावी मैदान में होंगे बीजेपी की तरफ से। बेलतरा की बात की जाए तो सुशांत शुक्ला पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, और कसडोल धनीराम धीवर आपको यहां पर दम भरते नजर आएंगे। और बेमेतरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है दीपेश साहू के ऊपर। तो 86 सीटों पर ऐलान हो चुका था बीजेपी की तरफ से। 4 सीटों का इंतजार सभी को था। कांग्रेस ने अपने सभी पत्ते खोल दिए हैं। महाअष्टमी के दिन हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से बाकी के जो 7 नाम थे उन पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ। सभी को इंतजार था कि आखिर बीजेपी कब इन सीटों पर ऐलान करेगी। और देखिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी की 4 सीटों पर ऐलान हो गया है। अंबिकापुर से अंबिका सिंहदेव के सामने अब होंगे राजेश अग्रवाल, बेलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू चुनावी मैदान पर होंगे। यानी कि 90 की 90 सीटों का अब पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से भी आमने सामने की जो जंग है वो भी अब से थोड़ी देर में हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। कई लोगों के नाम यहां से सामने चल रहे थे, लेकिन अब अंबिकापुर से, माफ कीजिएगा, अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव इस बार है। बैकुंठपुर से उनको, अंबिका सिंहदेव को बैकुंठपुर से यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन अब टीएस सिंहदेव के सामने राजेश अग्रवाल आपको नजर आएंगे। बेलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू इस बार आमने सामने होंगे। तो बची हुई 4 सीटों पर उम्मीदवारी का ऐलान हो गया है। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को टिकट दिया गया है, बेलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू। तो 90 सीटों पर तस्वीर क्लियर हो चुकी है। बची हुई 4 सीटों पर उम्मीदवारी का ऐलान हो गया है। इसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज मंत्री अब चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुट जाएंगे, क्योंकि अब प्रत्याशियों का भी ऐलान हो गया है। ये आखिरी लिस्ट थी बीजेपी की जो अब सामने आ चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले इन 4 सीटों का ऐलान किया गया है। राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से, सुशांत शुक्ला बेलतरा से, धनीराम धीवर कसडोल से और दीपेश साहू बेमेतरा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल और विधायक रजनीश सिंह का टिकट कट गया है। तो इस बार फिर माना जा रहा था कि शायद अंबिकापुर से गौरीशंकर अग्रवाल पर भरोसा जताएगी बीजेपी, क्योंकि सबसे आगे उनका नाम चल रहा था। देखिए, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल और विधायक रजनीश सिंह का टिकट कट गया, यानी कि एक बड़ा झटका बीजेपी के इन विधायकों को और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल को, क्योंकि इस बार अंबिकापुर से दावेदारी अब पेश कर रहे हैं राजेश अग्रवाल। वो मैदान पर होंगे। टीएस सिंहदेव से उनका सीधा मुकाबला, सुशांत शुक्ला बेलतरा से, धनीराम धीवर कसडोल से और दीपेश साहू बेमेतरा से। बेमेतरा से आशीष छाबड़ा कांग्रेस की तरफ से मैदान पर है, युवा प्रत्याशी हैं और उनका मुकाबला भी अब दीपेश साहू से होगा। ये भी युवा प्रत्याशी है। वहीं कसडोल की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि किस तरह से लगातार विरोध हो रहा था शकुंतला साहू का। वहां पर हमने देखा कि अंतिम समय पर नाम चेंज किया गया और अब कसडोल से दीपेश साहू दम भरते नजर आएंगे और बेलतरा से यहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है धनीराम धीवर पर। तो चुनावी पिक्चर पूरी तरह से साफ हो गई है। 90 वर्सेस 90 का ये जो दंगल है, इसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। बेलतरा से सुशांत शुक्ला को टिकट दिया गया है। राजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधे रुक कर लेते हैं। राजेश, आखिरकार 4 जो बची हुई सीटें थी उन पर ऐलान हो गया है बीजेपी की तरफ से, क्या समीकरण साधे गए हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने राजेश अग्रवाल को उतारा है मैदान से अंबिकापुर से। इसके बाद क्या समीकरण आपको अंबिकापुर में देखने को मिल रहा है? सीधा मुकाबला टीएस सिंहदेव से उनका होगा। गौरीशंकर अग्रवाल का नाम भी बहुत आगे चल रहा था। देखिए, अगर हम बात करें इस जो चौथी लिस्ट जारी हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात अगर करें तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जो कसडोल से प्रमुख प्रत्याशी थे उनकी टिकट काट दी गई है। इसी तरह बेलतरा से विधायक रजनीश सिंह उनकी टिकट काटी गई है। तो ये 2 महत्वपूर्ण लोग हैं, उनकी टिकट काट दी गई है। और कसडोल की बात करें तो कसडोल से धनीराम धीवर को प्रत्याशी बनाया गया है। कसडोल से पहले उनके वहां पे दावेदारी थी गौरीशंकर अग्रवाल की, उनकी जगह धनीराम धीवर को बनाया गया। इसी तरह रजनीश सिंह बेलतरा से
प्रमुख दावेदार थे, उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के नेता हैं सुशांत शुक्ला, जो काफी सक्रिय थे, उनको यहां पर प्रत्याशी बनाया गया। जैसे आपने पूछा कि अंबिकापुर से, तो अंबिकापुर से अनुराग सिंहदेव और अखिलेश सोनी, ये दो का नाम प्रमुखता से चल रहा था, मगर साथ ही साथ एक नाम और राजेश अग्रवाल का भी चल रहा था। इन दोनों को मात करते हुए राजेश अग्रवाल को अंबिकापुर से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। हालांकि इसके पहले कई बार अनुराग ठाकुर को यहां से मौका दिया गया था, मगर वो टीएस सिंहदेव के मुकाबले लगातार हार रहे थे। तो इस बार एक नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने आजमाया है। इसी तरह बेमेतरा की सीट, जिस पर यह बात हो रही थी कि जनता कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले जो योगेश तिवारी, उसको मौका दिया जाएगा, और एक राजेश टिकरिया, उसका नाम आ रहा था। मगर यहां पर भी अगर हम बात करें तो यहां पर भी बेमेतरा से साहू प्रत्याशी दीपेश साहू, उसको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। और जो राजेश टिकरिया, वो काफी दावेदार थे, और योगेश तिवारी दावेदार थे, उन दोनों की जगह इनको यहां पर मौका दिया। तो 4 जो सीट है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी यहां पर घोषित कर चुके हैं, और निश्चित रूप से अब दंगल शुरू हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी पहले आ चुके हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की भी 90 प्रत्याशी पूरे मैदान में है। तो अब जो है दंगल शुरू हो चुका है, सही जंग शुरू हो चुकी है। और अभी मुख्य जो अगर बात करें तो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय यह है कि गौरीशंकर अग्रवाल, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ नेता कहे जाते हैं, उनकी टिकट जो है कसडोल से काट दी गई है। वो काफी प्रमुख दावेदार थे। इसी तरह अगर हम बात करें तो बेलतरा से रजनेश सिंह, जो विधायक थे, पूर्व विधायक कांग्रेस की लहर में भी जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनकी टिकट काटकर सुशांत शुक्ला, जो एक युवा नेता है, उनको यहां पर मौका दिया गया है। तो 2 टिकट, एक बड़े नेता, एक विधायक की और एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की टिकट काटी गई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके दिल में भी थोड़ी कसक होगी, और काफी लंबे समय से इन दोनों ने इंतजार किया, क्योंकि 4 सीट काफी लंबे समय से अटकी हुई थी, और यहां पर चुनाव की तारीख लगातार नजदीक आ रही थी। तो थोड़ा सा यहां के कार्यकर्ताओं और नेताओं में बेचैनी थी, मगर अब 4 सीट, मतलब चौथी सूची की 4 सीट जारी कर दी गई है। अब मुकाबला 90 वर्सेस 90 का आज से शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल राजेश, आप बने रहिए, रुक कर लेते हैं अंबिकापुर का। हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ चुके हैं इस वक्त अंबिकापुर से लाइव। अभिषेक, आप समझाइए किस तरह से अंबिकापुर का सियासी समीकरण अब आप देख रहे हैं, क्योंकि अंतिम वक्त तक बीजेपी ने ये सीट रोक रखी थी, टीएस सिंहदेव का मुकाबला था, और हमने देखा कि चिंतामणि महाराज ने तो ये तक कह दिया कि मैं यहां पर दम भरूंगा, अगर बीजेपी की तरफ से मुझे टिकट दी जाती है तो अंबिकापुर से मुझे उतारा जाए। लेकिन देखिए, भरोसा जताया गया है राजेश अग्रवाल के ऊपर। कई दिग्गज नाम थे जिनके नाम आगे चल रहे थे, लेकिन सभी को पछाड़ते हुए राजेश अग्रवाल ने लीड ले ली है। क्या वजह रही, और इसके बाद अब किस तरह से मुकाबला आप देख रहे हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का? देखिए, जिस तरह से बहुप्रतीक्षित जो ये प्रतीक्षा थी कि अंबिकापुर सीट से आखिर भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा, और ये अभी तुरंत ये डिक्लेयर हुआ है कि राजेश अग्रवाल, जो कि नगर पंचायत जो लखनपुर है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन पर भाजपा ने भरोसा जताया है। और एक तरह से जो तमाम नाम थे, कई नाम ऐसे थे जिनकी चर्चाएं हो रही थी, और चिंतामणि महाराज ने जब से ये बात कही थी कि अगर भाजपा उन्हें अंबिकापुर से प्रत्याशी बनाती है तो वो भाजपा में शामिल होकर मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन इन तमाम अटकलों पर एक तरह से विराम लग चुका है, और अब सीधे तौर पे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के सामने राजेश अग्रवाल प्रत्याशी के तौर पे मैदान में हैं। और कहा जा सकता है कि ये चुनाव का जो स्थिति है वो अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। सरगुजा संभाग की 14 सीटें हैं, ऐसे में 14 की 14 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अब आमने सामने हैं। एक तरह से जो सीधी लड़ाई है वो अब स्पष्ट हो चुकी है। राजेश अग्रवाल का नाम जो कि ये काफी लंबे समय से चल रहा था कि राजेश अग्रवाल भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं, इसके पीछे एक कारण ये माना जा सकता है कि चूंकि अंबिकापुर जो विधानसभा क्षेत्र है वो लखनपुर का इलाका, उदयपुर का इलाका भी इसी में शामिल होता है, और एक तरह से कहा जा सकता है कि जो टीएस सिंहदेव जी को लीड मिलती रही है उसका बड़ा एक केंद्र रहता था लखनपुर और उदयपुर का क्षेत्र। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर भाजपा ने उस इलाके से प्रत्याशी की घोषणा की है तो जो लीड मिलती थी कांग्रेस को उस पर सेंध लगाने की कोशिश भाजपा करेगी। और एक तरह से कहा जा सकता है कि भाजपा ने एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि अंबिकापुर विधानसभा का जो क्षेत्र है वहां से लखनपुर वो इलाका पड़ता है जहां विधानसभा अंबिकापुर में आता है, और उस इलाके से प्रत्याशी की घोषणा करके जो भाजपा ने ये कोशिश की है कि जिस तरह से कांग्रेस को लीड मिलती थी, जो निर्णायक बढ़त के रूप में सामने आती थी, उस पर सेंध लगाए जा सकते। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से अब प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है तो जो प्रत्याशी मैदान पे जा रहे हैं, जो आम लोगों के पास जाएंगे, उन पर जनता कितना भरोसा दिखाती है, और 17 नवंबर को जब वोटिंग होगा तो आखिर भाजपा को वोट करती है या कांग्रेस को। और जब 3 दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे तभी ये स्पष्ट हो सकेगा कि जो अंबिकापुर पर दाव भाजपा ने खेला है, चूंकि 3 जो विधानसभा चुनाव अंबिकापुर विधानसभा सीट पर हुए हैं, तीनों ही
सीट पर जो तीनों बार जो है वो टीएस सिंहदेव ने विजय हासिल की है और भाजपा ऐसे चेहरे की तलाश थी जो इस विधानसभा में उसको लीड दिला सके, जीत दिला सके। ऐसे में भाजपा की उम्मीदें कितना पूरा हो पाती हैं? क्या राजेश अग्रवाल वो चेहरा होंगे जो अंबिकापुर विधानसभा सीट पे कमल खिला पाएंगे? ये तमाम कवायदे हैं, उसका जो परिणाम है वो 3 दिसंबर को आएगा। लेकिन अब जब 14 सीटें हैं सरगुजा संभाग में, अब प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। अब जो प्रत्याशी हैं वो सीधे तौर पर मैदान पे उतरेंगे और 90 की जो पिक्चर है पूरी तरह से क्लियर हो गई। और देखिए, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे रेवड़ी वर्सेस रबड़ी कल्चर के ऊपर। हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है। मुकेश शर्मा जी अब से थोड़ी देर में बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे और सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता, वो भी जुड़े हुए हैं। उनसे भी जरूर हम प्रतिक्रिया लेंगे कि किस तरह से वो इस लिस्ट को ले रहे हैं अभी इस वक्त। और राजेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, बात कर लेते हैं सबसे पहले बेमेतरा की। बेमेतरा में इस बार कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान पर आशीष छाबड़ा है, युवा नेता है, और इस बार बेमेतरा से दीपेश साहू पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। तो आप इन दोनों की जंग किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बेमेतरा में याद है कि बिरनपुर के नजदीक है, तो इसका असर भी जरूर बेमेतरा में देखने को मिलेगा और दोनों ही एक दूसरे पर काफी असर डालती है दोनों सीट। किस तरह से आप यहां पर देख रहे हैं चुनावी जंग? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बेमेतरा में जितने दावेदार सामने में आए थे उन दावेदारों में काफी मंथन चल रहा था कि इन दोनों दावेदारों में कौन किसको टिकट दिया जाए, किसको मैदान पर उतारा जाए। और काफी विचार विमर्श के बाद दीपेश साहू का नाम भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल किया है। निश्चित रूप से युवा नेता है, यहाँ पर काफी दिनों से इलाके में पूरे सक्रिय थे। और जैसा आपने कहा कि बीरनपुर का जो इलाका जो है यहाँ से लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से पिछले दिनों जो बीरनपुर में घटना घटी, जो एक माहौल बना, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किसी एक ऐसे नेता को यहाँ पर उतारना चाहती थी जो हिंदू चेहरा हो और जो लगातार हिंदू के कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मुद्दों को लेकर बिल्कुल सक्रिय रहे। तो ऐसे में राजेश टिकरिया का नाम एक सामने में आया था, राकेश टिकरिया का, और दीपेश साहू, ये दो लोगों के नाम सामने में आए थे। और इसी तरह एक और युवा नेता जो पिछले दिनों जनता कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए थे, इन तीनों का नाम चल रहा था। मगर इन तीनों के नाम की जगह जब सर्वे हुआ और तमाम चीजों पर विचार विमर्श हुआ, और वहां पे भी जो सर्वे करवाया गया था, सब कुछ लिस्ट फाइनल होने के बाद तो फिर तय हुआ कि जो दीपेश साहू है वो योग्य प्रत्याशी होंगे, क्योंकि उस इलाके में साहू राजेश, दोबारा आपके पास लौटती हूँ। मुकेश वर्मा जी से भी मैं प्रतिक्रिया ले लूं। देखिए सर, हम लोग डिबेट दूसरे टॉपिक पर करने वाले थे, लेकिन बीजेपी की आखिरी लिस्ट भी सामने आ गई है। बचे हुए 4 प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया गया। किस तरह से आप इन प्रत्याशियों को देख रहे हैं और अब कितनी तैयारी, क्योंकि अब 90 की 90 सीटों पर पिक्चर क्लियर हो गई बीजेपी की तरफ से? ये प्रश्न मेरे से है? जी जी बिल्कुल मुकेश जी, आप ही की पार्टी की लिस्ट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सर्वे के आधार पर अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से चर्चा करके जो सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी है वो दिया है। और बचे हुए 4 सीटों में भी आप लगातार देखिए कि हमारे उस क्षेत्र के जो मेहनती युवा थे और जो पदाधिकारी थे उन्हीं को दिया गया है। और निश्चित रूप से इन सीटों में भी हमारी जीत निश्चित होगी। ठीक है। राजेश, मैं आपसे आगे समझना चाहूंगी। मुकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। धनीराम साहू पर यहाँ पर उम्मीदवार उनको घोषित किया गया, भरोसा दिया गया धनीराम धीवर के ऊपर। कसडोल की अगर बात की जाए तो संदीप साहू से उनका मुकाबला है और शकुंतला साहू का रिपोर्ट उतना अच्छा नहीं आया था, इसलिए उनका टिकट काटा गया। तो क्या इसका फायदा धनीराम धीवर पर होगा? किस तरह का इनका व्यक्तित्व है, कितनी पकड़ इनकी कसडोल पर, और क्या यहाँ पर बीजेपी लीड लेगी? क्योंकि शकुंतला साहू की ना सर्वे रिपोर्ट अच्छी आई थी, वहां पर जब उनका नाम सामने आ रहा था तो दूसरे प्रत्याशी खुद सामने आ रहे थे कि शकुंतला साहू को वहां पर टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। फिर रेत माफिया हो या फिर उनकी, हमने देखा कि वर्चस्व की लड़ाई काफी चल ही रही थी। जी, अगर बात करें तो लगातार शकुंतला साहू जो कसडोल की विधायक हैं उनके पर लगातार विवाद में रही, लगातार उनके वीडियोस आते रहे, रेत माफिया के साथ उनका नाम जुड़ता रहा और बहुत सारे मामलों में उनके खिलाफ पार्टी को शिकायत अक्सर लगातार मिलती रही। मगर कुछ महीने पहले जब महासमुंद में एक कार्यक्रम हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शकुंतला साहू को संबोधित करते हुए कहा था कि ये कुंवारी है और इनके लिए हमको वर ढूंढना है, और एक तरह से विशेष आकर्षण, अपना विशेष स्नेह उन पर दिखाया था। तो उसके बाद से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि शकुंतला साहू
रिपीट हो सकती है। मगर जिस तरह से उनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही, तो फिर बाद में ये आई कि उनको शायद रिप्लेस किया जा सकता है, और कांग्रेस की जो लिस्ट आई तो उसमें शकुंतला साहू का नाम नहीं था। और रायपुर से अगर हम बात करें कि रायपुर में ज्यादा सक्रिय और साहू समाज में सक्रिय जो है संदीप साहू को वहां से प्रत्याशी बनाया गया। जब संदीप साहू को प्रत्याशी वहां बनाया गया, राजेश, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रही हूं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं, लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, बीजेपी की 4 प्रत्याशियों का ऐलान हो गया, सभी को इंतजार था कि कब ये लिस्ट सामने आएगी। अब पिक्चर क्लियर हो गई, किस तरह से आप इन प्रत्याशियों को देख रहे हैं? आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प ही नहीं था। जिस प्रकार से इनके यहाँ सिर्फ फुटबॉल मची है और जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इनके सारे षड्यंत्र नाकाम हुए हैं। इनके जितने भी अभी तक पैतरे रहे उसको जनता ने नकार दिया है, और इस बार तो 75 पार की सरकार बनेगी। भूपेश भरोसे की सरकार के सामने भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबे नाकाम हुए हैं, और आगे भी जो छत्तीसगढ़ में इनके जो षड्यंत्र हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। अपनी ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके जिस प्रकार से इन्होंने अधिनायकवादी रवैये से टिकट बांटी है, उसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, और आगे भी चुनाव परिणाम में ये देखने को मिलेगा। मूल बात जो है आकांक्षा जी, छत्तीसगढ़ में बेचने और बचाने की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ की समृद्धि, छत्तीसगढ़ के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के संसाधनों को एक तरफ मोदी के मित्र अडानी चाहते हैं, और दूसरी तरफ भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान, छत्तीसगढ़िया आत्मसम्मान के साथ साथ समृद्धि, चाहे वो किसान हो, वन उपज संग्राहक हो, महिला समूह हो, युवा हो, सभी को अवसर मिला है, और समृद्धि के मापदंड पर छत्तीसगढ़ ने पूरे देश के सामने प्रतिमान स्थापित किए हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान की पुनर्स्थापना हुई है। बेचने और बचाने की लड़ाई है। भाजपाई बेचने पर तुले हैं, और भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़िया समृद्धि और स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। सुरेंद्र जी, देखिए, इस लड़ाई में जनता आपका साथ देती है या नहीं देती है, 3 दिसंबर को तस्वीर साफ हो ही जाएगी। तो बीजेपी की तरफ से बची हुई 4 सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। बेलतरा से एमएलए रजनीश सिंह का टिकट कट गया है। हमारे सहयोगी बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, बेलतरा की भी तस्वीर साफ हो गई है। एमएलए रजनीश सिंह का टिकट कटा है, और बेलतरा से जिम्मेदारी सौंपी गई है सुशांत शुक्ला के ऊपर। बल्कि नाम किसी और का चल रहा था, लेकिन अचानक से सुशांत शुक्ला का सरप्राइज फैक्टर सामने आया है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं, और अब किस तरह से बीजेपी रणनीति बनाकर की तैयारी करेगी? बिल्कुल, देखिए, बिलासपुर जिले की एकमात्र टिकट होल्ड थी। भाजपा ने बेलतरा विधानसभा के प्रत्याशी के टिकट को होल्ड कर दिया था, जबकि मौजूदा तौर पर वहां पर रजनीश सिंह विधायक थे। उसके बावजूद इस टिकट को होल्ड कर दिया गया था। हालांकि लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि रजनीश सिंह का टिकट कट सकता है, पार्टी किसी नए प्रत्याशी को मौका दे सकती है। ऐसे में भाजपा ने अब प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। भाजपा नेता सुशांत शुक्ला युवा चेहरे हैं जो बेलतरा से यहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। मतलब साफ है, रजनीश सिंह का मौजूदा विधायक का टिकट यहां पर पार्टी ने काट दिया है, और सुशांत शुक्ला जो है अब यहां पर बेलतरा विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। सुशांत हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात कर। देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि तत्काल अभी ये सूचना मिली है कि इनको बेलतरा से प्रत्याशी बनाया गया है। सुशांत जी, मौजूदा विधायक का टिकट कटा है, एक युवा चेहरे को पार्टी ने मौका दिया है, क्या बोलना चाहेंगे? मौजूदा विधायक का टिकट नहीं कटा है, उनके दायित्वों में परिवर्तन हुआ है। माननीय रजनीश सिंह जी के नेतृत्व में बेलतरा में जो विकास का रथ चल रहा था, वो कंधा मेरे आसपास आए कि उस विकास के रथ को गति देने के लिए। रही बात बेलतरा विकास के क्षेत्र में कैसा आगे बढ़ रहा है, तो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव और स्वर्गीय बद्रीधर दीवान जी की मंशा के अनुरूप हम काम करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और एक एक कार्यकर्ता को, मेरे जैसे अदने से कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि वो मौजूदा विधायक है, तमाम हारे हुए चेहरों को भी पार्टी ने मौका दिया है, ऐसे में बेलतरा में क्या कुछ स्थिति ऐसी बनी कि इतने दिन टिकट को होल्ड करना पड़ा, उसके बाद आपका युवा का नाम? ये मीडिया की उपज है। हमारे यहाँ दायित्व बदलते रहते हैं। कार्यकर्ता का जो दायित्व है वो मूल रहता है। मैं भी कार्यकर्ता हूँ, रजनीश भैया भी कार्यकर्ता हैं, और रजनीश भैया मेरे अभिभावक हैं, और उनका आशीर्वाद और प्यार हमेशा मुझे मिलता रहा है, और शीर्ष नेतृत्व के हर नेता का आशीर्वाद और प्यार मेरे जैसे अन्य कार्यकर्ता को मिलता रहा है। मैं आगे भी चाहूंगा कि जनता का भी आशीर्वाद मिले और बेलतरा में विकास का रथ अपनी गति पर चले। क्या लगता है, क्योंकि टिकट बंटने के बाद हमने देखा है, चाहे भाजपा हो कांग्रेस, बगावत के भी बहुत सारे सुर सामने आ रहे हैं, विरोध भी हो रहा है, ऐसे में कैसे समझाएंगे? देखिए, विश्व की एकमात्र अनुशासित पार्टी के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो भारतीय जनता पार्टी, और धोती वाले अटल जी के नेतृत्व में चलने वाली यह पार्टी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलने वाली यह पार्टी, उसका मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता के दायित्व पर चलने वाले असंख्य कार्यकर्ता हैं। मुझे अवसर मिला है तो बाकी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में अवसर मिलेगा। ये बताइए जल्दी से, क्या कुछ प्राथमिकता होंगी
बेलतरा विधानसभा को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी वहां पर उतार दिया है। अराजकता, धोखाधड़ी, विश्वासघात और भ्रष्टाचार को समर्पित कांग्रेस की सरकार बिलासपुर जैसे शहर में, जिसको संस्कारधानी न्यायधानी कहते थे, अपराध के गढ़ से मुक्ति दिलाना है, अराजकताओं को भगाकर सरकारी बिल्कुल जितेंद्र, तो सुशांत शुक्ला साफ तौर पर अपनी प्राथमिकताएं बता रहे हैं और किन मुद्दों के साथ इस बार चुनावी मैदान में होंगे वो भी उन्होंने हमें बताया। और देखिए रजनीश सिंह का टिकट कटा हुआ है, जबकि यहां से नाम आगे चल रहा था विजयधर दीवान का। सभी अब सरप्राइज है कि आखिर सुशांत शुक्ला को टिकट कैसे दिया गया है। अब ये समीकरण समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुरेंद्र जी भी जुड़े थे, जितेंद्र आपका भी शुक्रिया पूरा समीकरण हमें समझाने के लिए। और आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।